नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कार्यक्रम में खेती किसानी से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए बता दें आपको कि कुछ अहम बातें हम आपको बताएंगे, जैसे कि हम आपको जानकारी देंगे यहाँ पर कि छोटे तालाब से बड़ी कमाई कैसे की जा सकती है। फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे जयपुर के एक सफल किसान से और फिर आपको जानकारी देंगे सरकार की कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं की। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, दिल्ली के एरो सिटी में ITPGRFA के शासी निकाय के 9वें सत्र का आयोजन किया गया। बता दें आपको, ये सत्र जो है 24 सितंबर तक चलेगा। इस सत्र को केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संबोधित किया। क्या कुछ खास रहा इसमें, दिखाते हैं आपको। मैं प्रसन्नता पूर्वक आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि पादप संधि का उद्देश्य फसलों की विविधता में किसानों और स्थानीय समुदाय के भारी योगदान को मान्यता देना है। मुझे जानकर प्रसन्नता है कि इस बार भारत में आयोजित सत्र के लिए आप सभी ने विचारपूर्वक सेलिब्रेटिंग द गार्जियंस ऑफ क्रायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी towards an inclusive post-2020 global biodiversity framework विषय को चुना है। यह विषय सामायिक भी है और आवश्यक भी है। सदियों से जनजातीय और पारंपरिक कृषि समुदायों ने अपने पास उपलब्ध समृद्ध आनुवंशिक सामग्रियों के आयामों का निरंतर अनुकूलन किया है और उन्हें आकार दिया है। इसने विशाल और विविध सांस्कृतिक पौधों की विविधता के आसपास जीवन और वाणिज्य, पाक उद्देश्य और मौसम के अनुसार अविश्वसनीय किस्म, स्वाद और पोषण और इसके उपचारात्मक दवा के रूप में भोजन प्रथाओं को जन्म दिया है। कोविड महामारी ने हमें काफ़ी कुछ सबक सिखाए हैं। भोजन की उपलब्धता और पहुंच स्थिरता और शांति के लिए सर्वोपरि है। भारत नागरिकों के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहा है और आगे भी रहेगा। जनसंख्या बढ़ रही है, कृषि योग्य भूमि घट रही है, पानी की उपलब्धता भी धीरे धीरे कम होती जा रही है और इसके कारण जलवायु परिवर्तन, जैविक और अजैविक दबाव से उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमें वर्ष द वर्ष भरपूर फसल उत्पादन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसका उत्तर हमें फसल की विविधता और विविधीकरण से मिलता है। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, मैं भारत के कृषि समुदायों का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं उन देशों का भी प्रतिनिधित्व करता हूं जहां खेती उनकी सामाजिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जहां फसल जैव विविधता जीवन का हिस्सा है और जिनके स्वदेशी लोगों व किसानों ने फसल आनुवंशिक संसाधनों को आकार दिया है और जो विश्व में कहीं भी प्रजनन का आधार बनाते हैं। इसलिए मैं दोहराता हूं कि खाद्य सुरक्षा की कीमत पर कोई भी बातचीत संभव नहीं है। सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों को यह नहीं भूलना चाहिए कि भोजन आवश्यक एवं मौलिक अधिकार है। विकासशील देश यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता से प्रेरित होंगे खाद्य उत्पादन करने वाले किसानों के अधिकारों से कभी समझौता न किया जाए। और तो और यह समुदाय पादप आनुवंशिक
संसाधनों के अस्तित्व के लिए भी जिम्मेवार हैं जो हमारे पास है। विशेषज्ञों का कहना है कि पादप आनुवंशिक संसाधन प्रजनन चुनौतियों के समाधान का स्रोत हैं, लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूं कि मूल उत्पत्ति वाले स्थान के विनाश और जलवायु परिवर्तन के कारण पादप आनुवंशिक संसाधन भी कमज़ोर हैं। उनका संरक्षण मानवता की साझा जिम्मेवारी है। हमें इन्हें संरक्षित करने और सतत उपयोग करने के लिए सभी आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ साथ पारंपरिक ज्ञान का भी उपयोग करना चाहिए। आइए अब नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर, और कृषि जगत में हो रही नई गतिविधियों पर नजर डालते हैं। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे आप एक छोटे से तालाब से बड़ी कमाई कर सकते हैं। जी हाँ, ये संभव है, लेकिन जरूरत है इसका प्रशिक्षण लेने की और इसके प्रति जागरूक होने की। किस तरह से आप अपने लिए इसे संभव बना सकते हैं, आइए देखते हैं हमारे इस सेगमेंट में। मछली प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। विश्व की लगभग 1 अरब लोग अपने दैनिक भोजन में प्रोटीन की आपूर्ति मछली को अपने भोजन में शामिल करते हैं। प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदियां, समुद्र से मिलने वाली मछलियों की संख्या इसकी मांग के अनुसार बहुत कम है। इस समस्या को दूर करने का उत्तम पर्याय मछली पालन है, जो बहुत से देशों में बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। संभावनाओं को देखते हुए मछली पालन की तरफ कृषकों का रुझान बढ़ने लगा है। आज हमारे देश में मछली पालन करके किसान काफी हद तक लाभान्वित हो रहे हैं। मछली पालन में लागत कम और मुनाफा अधिक है। किसान मछली पालन की शुरुआत आसानी से कर सकते हैं। मछली पालन उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है तालाब। अगर मछली पालक के पास तालाब नहीं है तो वे सरकारी तालाब पट्टे पर लेकर मछली पालन का काम शुरू कर सकते हैं। यदि सरकारी तालाब पट्टे पर ना मिले और आपके पास जमीन है तो तालाब खुदवाकर भी ये व्यवसाय किया जा सकता है। मछली पालन को बढ़ावा देने में सरकार भी भरपूर मदद करती है। यही नहीं, सरकार ने मछली पालन को कृषि का दर्जा भी दिया है। इसके अलावा मछली पालकों को तमाम सुविधाएं भी दी जा रही है। आज बहुत से किसान मछली पालन को अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। देश के कुछ ऐसे भी किसान हैं जो पारंपरिक खेती के साथ साथ मछली पालन कर खुद तो लाभान्वित हुए ही हैं, साथ ही अन्य किसानों को भी मछली पालन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनमें से ही एक प्रगतिशील किसान है परवेज खान, जो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के रहने वाले हैं। परवेज खान भी पहले अन्य किसानों की तरह पारंपरिक खेती करते थे। आंध्र प्रदेश के दौरे से प्रेरित होकर इन्होंने मछली पालन का काम शुरू किया। शुरुआत में वे तालाब में मछली पालन करते थे। बाद में अधिक मुनाफे के उद्देश्य से आधुनिक तरीके से मछली पालन की टैंक पद्धति को अपनाया। टैंक पद्धति में स्थान कम होता है लेकिन उत्पादन ज्यादा मिलता है। परवेज खान ने 21,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैले फिश फार्म में 25 बाय 25 फीट के 38 टैंक बना रखे हैं। इसमें 4 फीट पानी भरा रहता है। इन टैंकों में इन्होंने रीसर्कुलर एक्वाकल्चर लगवाया है, जिससे टैंक में पानी का बहाव निरंतर बना रहता है। पानी के निरंतर बहाव बने रहने से मछलियों में बीमारी की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा वे मछलियों को अच्छी क्वालिटी का संतुलित चारा देते हैं। पानी के तापमान पर वाटर पैरामीटर से निरंतर निगरानी भी रखते हैं। आज परवेज खान मछली पालन से लाखों रुपए की आमदनी तो कर ही रहे हैं, साथ ही अपने क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने हुए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि मछली पालन की टैंक पद्धति को अपनाकर अन्य किसान भी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। बता दें, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं।
और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप और मुलाकात करवाते हैं हमारे सफल किसान से। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के जयपुर में और वहां के खेमाराम चौधरी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। बता दें ये वहां के एक प्रगतिशील किसान हैं, पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं, सफल तो हुए ही हैं, साथ ही साथ अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर। खेमाराम चौधरी गुड़ा कुमावतान जयपुर राजस्थान के रहने वाले एक सफल किसान हैं। खेमाराम ने पारंपरिक खेती से आगे सोच आधुनिकीकरण के दौर में संरक्षित खेती के तकनीक को अपनाकर न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए तरक्की की एक नई राह तराशी है। खेमाराम के गांव गुड़ा कुमावतान की रेतीली जमीन पर पारंपरिक खेती करना किसी अभिशाप से कम नहीं था, पर उन्होंने कठोर परिश्रम कर इस समस्या का समाधान निकाल ही लिया। वर्ष 2005 में पानी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार खेमाराम ने ड्रिप इरिगेशन तकनीक को अपनाया। बूंद बूंद सिंचाई करने से पौधों की जरूरत के मुताबिक उन्हें पानी मिला और देखते ही देखते इस तकनीक के जरिए खेमाराम ने अपनी उन्हीं पुराने खेतों में जबरदस्त पैदावार हासिल की। इस तरह इन्होंने कई पीढ़ियों से चले आ रहे खेती के पुराने तरीकों को छोड़कर एक नई तरीके को अपनाने की शुरुआत की। वर्ष 2012 में खेमाराम को भारत सरकार की ओर से कृषि संबंधित विकसित तकनीकों को सीखने के लिए एक स्टडी टूर इजराइल भेजा गया। इजराइल जाकर खेमाराम ने नई तकनीक पॉली हाउस टेक्नोलॉजी के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त की। कुछ ही दिनों के अध्ययन दौरे ने खेमाराम की जिंदगी ही बदल दी। भारत लौटने के बाद खेमाराम ने पॉली हाउस टेक्नोलॉजी को अपनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। खेमाराम ने इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर जयपुर से पॉली हाउस टेक्नोलॉजी के बारे में प्रशिक्षण लिया। परंपरागत खेती के नुकसान को झेल रहे खेमाराम ने ट्रेनिंग के दौरान पॉली हाउस के फायदों के बारे में जाना। पॉली हाउस एक ऐसा ढांचा है जिसकी संरचना सुरंग की तरह की जाती है, जिसमें तापमान, आर्द्रता, मौसम व जलवायु से जुड़ी दिक्कतों पर काबू पाया जा सकता है। साथ ही जमीन के छोटे हिस्से पर पॉली हाउस लगाकर खेती करने से कई गुना ज्यादा और बेहतर पैदावार ली जा सकती है। खेती के इस विधि से किसान बेमौसम बरसात, कीट पतंगों, ओला, पाला और सूखे जैसी परेशानियों से आसानी से बच जाते हैं। इस संरक्षित खेती के फायदों को जानकर मानो खेमाराम के हाथ कामयाबी की कुंजी लग गई थी, जिससे वे अपनी दुनिया को बदल सकते थे। अपनी बचत के लिए पैसे और बैंक से लोन लेकर इन्होंने अपना पहला पॉली हाउस लगाया और खीरे की खेती करनी शुरू की। खीरे की पहली खेती से ही खेमाराम को जबरदस्त फायदा हुआ। देखते ही देखते खेमाराम ने कुछ वर्षों में ही बैंक से लिए कर्ज को भी चुका दिया। खेमाराम ने खुद ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को विकास का रास्ता दिखाया। इनकी कामयाबी के चर्चे अब दूर दूर तक होते हैं। इन्होंने पॉली हाउस लगाने में अन्य किसानों की भी भरपूर मदद की है। खेमाराम ने संरक्षित खेती को अपनाकर कामयाबी की जो मिसाल पेश की है, उसके लिए सरकार ने इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा है। वर्ष 2011 में सरकार के द्वारा इनको प्रगतिशील कृषक पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बता दें इसके साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो,
बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट पर नजर डालने का। हमारे सेगमेंट में आज हम आपको बताएंगे हमारी सरकार की एक अहम योजना के बारे में, जिसका नाम है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। कई लोग इससे जुड़कर इससे लाभान्वित हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एक वर्ग ऐसा है जिसे इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो फिर आइए उसी वर्ग को आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम जागरूक करते हैं और प्रधानमंत्री कुसुम योजना है क्या बताते हैं। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। कार्यक्रम में अब बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। जी हाँ, ये एक ऐसा कार्ड है जो आपकी मिट्टी की सेहत बयान करता है। अगर उसमें कोई कमी है तो उसे दर्शाता है ताकि आप उसे पूरी कर सके। तो किस तरह से ये कार्ड बनता है, किस तरह से होती है आपके खेत की मिट्टी की जांच, आइए आपको दिखाते हैं।
मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है। किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित हुई होंगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही बता दें, ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल ID नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल ID है krishidarshanddd@gmail.com। साथ ही आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।